नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर के अंतर्गत हम भारतीय राजनीतिक विचारकों के विचारों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले व्याख्यानों में हमने मनु के बारे में अध्ययन किया। आज हम इसी श्रृंखला में कौटिल्य के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौटिल्य का जो लेखन कार्य है या विचारों का जो उनका प्रतिपादन है वह किन किन स्थितियों को स्पर्श करता है। प्रजा के सुख में राजा का सुख है तथा प्रजा के हित में राजा का हित है। राजा का हित अपने को अच्छे लगने वाले कार्यों के करने में नहीं है, बल्कि वह प्रजा को अच्छे लगने वाले कार्यों के करने में है। यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं कि प्रजा का सुख ही राजा का सुख है और राजा के हित को यहाँ ध्यान में नहीं लिया गया है, बल्कि प्रजा के कार्य को करने में जो अच्छा अनुभव हो रहा है वह ही राजा का हित माना जाएगा। देखिए, कौटिल्य की जो वास्तविकता वैचारिक पद्धति है वह हम यूनानी दृष्टिकोण से अगर तुलना देखें तो यूनान में जिस समय राजनीति शास्त्र के जनक कहे जाने वाले अरस्तु अपनी कृति पॉलिटिक्स में अपने राजनीतिक संबंधी ज्ञान को आगे बढ़ाने वाली पीढ़ियों के लिए लेखन कर रहे थे, लगभग उसी समय भारतीय राजनीतिक दर्शन में कौटिल्य विशाल मौर्य साम्राज्य के महामंत्री के रूप में अपने व्यवहारिक राजनीतिक ज्ञान को अपनी प्रख्यात कृति अर्थशास्त्र में सूत्रबद्ध कर रहे थे। आगे आने वाले युग में भारतीयों पर यह दोष न लगाया जा सके कि वे कोरे अध्यात्मवादी थे। यह राजनीति शास्त्र संबंधी विचारों के संसार में उनका कोई मौलिक अनुदान नहीं है। इस बात को यहाँ इसलिए बताना जरूरी है कि मात्र अध्यात्म ही उनका परिवेश नहीं था, बल्कि संपूर्ण जीवन से संबंधित रखने वाला एक ऐसा शास्त्र का लेखन करना जो कि विश्व समुदाय में एक विशेष पहचान रखने की स्थिति में है। इनका नाम कौटिल्य है। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। अर्थशास्त्र के अस्तित्व से भारतीयों के विषय में पाश्चात्य विचारकों में बहुत दिनों से चला आने वाला यह भ्रम भी दूर नहीं हो जाता कि भारतीयों की रुचि राजनीति जैसी व्यवहारिक विषयों की ओर न होकर अध्यात्म संबंधी केवल दार्शनिक विषयों की ओर ही रही है, बल्कि उसमें आए हुए अनेक उद्धरण से यह भी सिद्ध होता है कि राजनीतिक विषय उच्च कोटि के ग्रंथ भारत में उससे पहले भी लिखे जाते रहे हैं। जैसा कि बंदोपाध्याय ने कहा है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र पूर्ववर्ती युग के अध्यात्मवादी प्रचार के विरुद्ध हुई भौतिकवादी प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करने वाले शासन की कला पर सबसे पहले लिखे गए सुव्यवस्थित ग्रंथों में से एक है। श्री घोषाल ने भी इस संबंध में लिखा है कि भारतीय उन लोगों की श्रेणी के हैं जिन्होंने इतिहास के पृष्ठों पर अपनी छाप राजनीतिक विचार के मौलिक ढांचे की नींव डालने वालों के रूप में छोड़ी है। तो इस तरह से ये विश्लेषण इन विचारकों द्वारा कौटिल्य के बारे में दिया है। कौटिल्य का
जो नाम है वह चाणक्य गोत्रीय ब्राह्मण होने के कारण वे चाणक्य कहलाए। यद्यपि अपने चाणक्य नाम का प्रयोग उन्होंने अपनी रचनाओं में कहीं नहीं किया। उनकी रचनाओं में केवल विष्णुगुप्त, कौटिल्य के नामों का ही प्रयोग मिलता है। कौटिल्य शब्द का प्रयोग अवकरणों के अंत में नेति कौटिल्य अथवा इति कौटिल्य अर्थशास्त्र के रूप में मिलता है। अर्थशास्त्र के प्रारंभ में उन्होंने स्वयं उसे कौटिल्य ने कृत शास्त्र अर्थात कौटिल्य के द्वारा रचित शास्त्र कहा जाता है। उन्होंने अपने नाम का विष्णुगुप्त जो उपनाम दिया, उसमें अर्थशास्त्र की जो छाप है वह दिखाई देती है। आचार्य कौटिल्य कहाँ पैदा हुए इसका कोई अभी तक निश्चय नहीं है। कुछ बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उनका जन्म तक्षशिला में हुआ माना जाता है। कुछ जैन ग्रंथों के अनुसार यह माना जाता है कि दक्षिण के अवणबेलगोल प्रदेश में पैदा हुए थे। कुछ लोग उनका जन्म नेपाल की तराई में हुआ मानते हैं। इस संबंध में अभी तक कोई खोज का निश्चित प्रमाण इस तरह से प्रत्यक्ष रूप में नहीं है। फिर भी यहाँ यह हम अपना मत दे सकते हैं कि आचार्य का जन्म तक्षशिला में हुआ तथा उनकी शिक्षा दीक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में हुई थी। आचार्य कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का सम्राट बनाया। किस प्रकार वे स्वयं वहाँ के महामंत्री बने, इसके विषय में एक किंवदंती भी है कि जिसके अनुसार एक दिन जंगल के रास्ते में आचार्य के कांटा लग गया। इस पर उन्हें इतना क्रोध आया कि बहुत सा मट्ठा या छाछ इकट्ठा करके कांटों की झाड़ियों की जड़ों में वे इसलिए डालने लगे कि कांटों की झाड़ियाँ जड़ से नष्ट हो जाएं। उनके इस कार्य को मगध के नंदवंशी महाराज महापद्मनंद के मंत्री सक्टार ने देखा। और सक्टार ने देखा जिससे वह उनकी संकल्प दृढ़ता थी उसको प्रभावित होना पड़ा। सक्टार अपनी किसी अनबन के कारण महापद्मनंद को नष्ट करना चाहता था। आचार्य के उक्त कृत्य को देखकर उसने सोचा कि किसी प्रकार यदि आचार्य व महापद्मनंद के बीच मनमुटाव पैदा किया जा सके तो उनका जैसा दृढ़ संकल्पी व्यक्ति अवश्य महापद्मनंद के विरुद्ध उठ खड़ा हो जाएगा और उसे समूल नष्ट कर देगा। इसके बाद एक दिन श्राद्ध के अवसर पर महाराज पद्मनंद ने सक्टार से ब्राह्मणों को आमंत्रित करने के लिए कहा। उसने अन्य ब्राह्मणों के साथ आचार्य चाणक्य को भी आमंत्रित किया। उन्हें सबसे ऊंचे आसन पर बिठाया। आचार्य रंग के काले व कुरूप थे। उन्हें देखकर महापद्मनंद को उनके चांडाल होने का भ्रम हो गया। परिणाम स्वरूप उन्होंने सक्टार से चांडाल को श्राद्ध में बुलाने का कारण पूछते हुए कहा कि इस चांडाल को श्राद्ध में आमंत्रित क्यों किया गया है। चाणक्य अपने इस अपमान से बड़े क्रोधित हुए और अपनी शिखा खोलकर या चोटी को खोलकर उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि मैं जब तक नंदवंश का नाश नहीं कर लूँगा तब तक अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। तो देखिए ये दृढ़ निश्चय, उनकी प्रतिज्ञा अपने आप में एक कौटिल्य के उस व्यक्तित्व को प्रस्तुत करती है विश्व समाज में कि उनका जो दर्शन है वह कितना प्रयोगधर्मी है या कितना काम आने वाला है जीवन में, राजनीतिक परिदृश्य में या जीवन के किसी भी आर्थिक, भौतिक, नैतिक या मर्यादा की बात हो या शासन करने की कला हो या एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ किस तरह बर्ताव होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को इसमें सम्मिलित करने का एक विशद विवेचन करके और सैद्धांतिक दृष्टि से अपने बिंदुओं में अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में कौटिल्य ने अपने विचारों को संप्रेषित किया है। कौटिल्य की भेंट मौर्य वंश के एक राजकुमार चंद्रगुप्त से हुई, जिसे उसके पिता से रुष्ट होकर सम्राट महापद्मनंद ने
घर से निकलवा दिया था। कौटिल्य ने देखा कि राजकुमार चंद्रगुप्त रणकुशल एवं महत्वाकांक्षी था और सम्राट महापद्मनंद से बदला लेना चाहता था। अतः कौटिल्य ने उसे वैसा करने के लिए उकसाया एवं कूटनीतिक मार्गदर्शन में शक्ति संचय कर चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट महापद्मनंद का नाश करके मगध साम्राज्य का शक्तिशाली सम्राट बना और नंदवंश के नाश करने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करके आचार्य कौटिल्य स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री बने और कौटिल्य आजीवन चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में दृढ़ बनाने में लगे रहे। महामंत्री के रूप में उनके अनुभवजन्य ज्ञान को उन्होंने अपने प्रख्यात ग्रंथ अर्थशास्त्र में लिपिबद्ध किया है। देखिए, इस ग्रंथ का नाम अर्थशास्त्र है। बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थी होने के नाते यह समझना अत्यावश्यक है कि उनके दिमाग में यह विचार है कि अर्थशास्त्र किताब का नाम है। तो ध्यान रखें, ये अर्थशास्त्र वह विषय नहीं है जो कि अकादमिक परीक्षाओं में पास करने के लिए एक वैकल्पिक विषय रूप में लिया जाता है। यह वह अर्थशास्त्र नहीं है जिसे अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहा जाता है। यह वह अर्थशास्त्र नहीं है जिसमें आर्थिक ज्ञान की प्रस्तुति की गई हो या वाणिज्य व्यापार से संबंधित की गई हो। यानी यहाँ अर्थशास्त्र का अर्थ मात्र अर्थ के विश्लेषण से नहीं है। ये इकोनॉमिक्स नहीं है। इकोनॉमिक्स का जो अर्थ है वह काफ़ी संकुचित है। प्राचीन भारत में इसका नाम अर्थशास्त्र, जो कि वर्तमान में भी अर्थशास्त्र का नाम दिया गया। आधुनिक अर्थशास्त्री मार्शल ने इस संबंध में लिखा है कि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत एवं सामाजिक क्रियाकलाप के उस भाग का परीक्षण करता है जिसका संबंध सुख समृद्धि के भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उसके प्रयोग के साथ अत्यंत घनिष्ठ होता है। इस विचार के अनुसार अर्थशास्त्र व्यक्ति के केवल आर्थिक क्रियाकलाप का अध्ययन होता है, पर प्राचीन भारतीय संस्कृति के अनुसार मनुष्य के जीवन के जो 4 ध्येय धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हैं, अर्थ उनमें से एक है। अर्थशास्त्र के 15वें अधिकरण के प्रारंभ में स्वयं आचार्य कौटिल्य द्वारा किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार अर्थ मनुष्य की जीविका के संचालन में सहायक होता है। मनुष्य जीविका के उपार्जन के लिए कृषि, कर्म आदि भूमि पर ही करते हैं। अतः मनुष्य व भूमि को अर्थ कहा जाता है। इसलिए इस मनुष्य युक्त भूमि यानी राज्य को प्राप्त करने व उसकी रक्षा करने के ज्ञान से संबंधित शास्त्र को अर्थशास्त्र कहा जाता है। तो इस तरह से स्पष्टीकरण द्वारा यह तत्व निकल के सामने आता है कि अर्थशास्त्र बहुमुखी ज्ञान का भंडार है। इसमें धर्म है, राजनीति है, शासन है, कानून, व्यापार, उद्योग, कृषि आदि सब कुछ सम्मिलित है। अर्थशास्त्र आचार्य के अनुसार भूमियुक्त मनुष्यों के जीवन के संचालन संबंधित ज्ञान का तत्व है। तो इस प्रकार ये इनके लेखन से संबंधित इनका प्रमुख ग्रंथ है। इनके अन्य ग्रंथों की कोई ऐसी जानकारी नहीं मिलती है। अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से राजनीतिक समस्याओं का विवेचन किया गया है। धन्यवाद।